हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको जनरल इंजीनियरिंग भी पढ़ा रहा हूं। आज से मैं जनरल इंजीनियरिंग की थ्योरी ना पढ़ा के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करवाने जा रहा हूं। थ्योरी पोर्शन में जो है जुलाई के बाद आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका पेपर होना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर में आने हैं, इसलिए आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराने बहुत ही आवश्यक हैं। तो यह सब ध्यान में रखते हुए ज़्यादा देर न करते हुए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। आज मैं इसी क्रम में आपका ईंट की शुरुआत करूंगा। नेक्स्ट डे मैं जो है आपका स्टोन लेके आऊँगा, उसके बाद मैं आपका लाइम और देन फिर आपका सीमेंट और टिम्बर लेके आऊँगा। तो डिफरेंट क्रम में मैं टॉपिक्स लेके आऊँगा, उन टॉपिक्स के आपके ऑब्जेक्टिव लेके क्वेश्चन लेके आऊँगा, उनके आंसर आपको बताऊँगा, टेलीग्राम पर आपको उसकी PDF प्रोवाइड कराऊँगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं जनरल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो टॉपिक आज का रहेगा वो क्या रहेगा? ब्रिक्स। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 क्या है, स्टार्ट करते हैं। ईंट निर्माण के दौरान इनमें से कौन एक अच्छी ईंट के लिए अवयव की थोड़ी सी मात्रा मिश्रित की जाती है, जो पीला रंग व संकुचन को घटाने के लिए होता है? ईंट के निर्माण के दौरान मतलब कंस्ट्रक्शन के टाइम पे इनमें से कौन सी एक अच्छी ईंट के लिए अवयव, कौन सी अच्छी ईंट के लिए इंग्रेडिएंट की थोड़ी सी मात्रा मिश्रित की जाती है, मिलाई जाती है, ऐड की जाती है, जो पीला रंग व संकुचन को हटाने के लिए होता है? तो इसका क्या आंसर सही होना चाहिए? पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, ए ऑप्शन। सी ऑप्शन है मैग्नीशिया, बी ऑप्शन है आपका सिलिका और डी ऑप्शन है आपका एल्यूमिना। ए ऑप्शन है आपका ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, बी ऑप्शन है आपका सिलिका, सी ऑप्शन है आपका मैग्नीशिया, डी ऑप्शन आपका है एल्यूमिना। ठीक है, तो फर्स्ट का आपका आंसर कौन सा सही होगा? आपका सी आंसर सही होगा, मैग्नीशिया। मैग्नीशिया जो है वो वह इंग्रेडिएंट है जो उसके पीला रंग और संकुचन को घटाने में सहायक होता है, या आप ये कह सकते हैं कि पीले रंग अगर बढ़ रहा है तो उसको रोकने में और उसकी सिकुड़न को या श्रिंकेज को लेस करने में, घटाने में सहायता प्रदान करता है। मैं बहुत आराम से आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, आप बहुत आराम से उनको पढ़िए जिससे आपको ये याद हो जाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्लास ब्रिक, प्रथम श्रेणी की ब्रिक ईंट पानी में 24 घंटे डूबा रहने पर कितने प्रतिशत ज़्यादा पानी भार में अवशोषित नहीं करना चाहिए? कहने का मतलब है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक कितने % से ज़्यादा पानी नहीं सोखनी चाहिए एज यूज के अनुसार। यूज के अनुसार फर्स्ट क्लास ब्रिक कितने से ज़्यादा पानी नहीं सोखना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उसके लिए हम ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है आपका 10%, बी ऑप्शन है आपका 15%, सी ऑप्शन है आपका 20%, डी ऑप्शन है आपका 25%। ए ऑप्शन है आपका 10%, बी ऑप्शन है आपका 15%, सी ऑप्शन है आपका 20%, डी ऑप्शन है आपका 25%। तो इसका आंसर क्या सही आंसर होना चाहिए? 20% इज द राइट आंसर। 20% से ज़्यादा फर्स्ट क्लास ब्रिक पानी नहीं सोखना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक 20% से ज़्यादा पानी नहीं सोखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईंट की यांत्रिक गुण नहीं है? इनमें से कौन सी ब्रिक की जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज रप्चर या फटन मापांक। नेक्स्ट है आपका बनावट या टेक्सचर। सी आपका है टेंसाइल स्ट्रेंथ या तनन सामर्थ्य। डी आपका है अग्नि प्रतिरोधकता या फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी। पहला ऑप्शन है आपका फटन या रप्चर मापांक, बनावट टेक्सचर, सी आपका तनन सामर्थ्य, डी आपका अग्नि प्रतिरोधकता या फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें कौन सा यांत्रिक गुण नहीं है? आपको बहुत आसानी से पता होगा कि जो बनावट है वह इसका यांत्रिक गुण नहीं है, क्योंकि बनावट जब होती है किसी स्ट्रक्चर की तो उसमें कोई मैकेनिकल प्रॉपर्टी का वर्णन नहीं होता है। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी का कोई भी काम नहीं होता है, कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी में उसकी स्ट्रेंथ आती है, ना कि उसकी बनावट आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि पूरी ईंट जिसे दीवार के पृष्ठ के समांतर इसकी पूरी लंबाई में रखा जाता है कहलाती है?
जैसे पूछा जा रहा है, एक ये वॉल है और इस वॉल में जो पूरी ईंट ऐसे ऐसे रखी हुई है लेयर में इस तरीके से, और इसमें पूरी ईंट ऐसे ऐसे रखी हुई है, तो लंबाई की दिशा में अगर रखी हुई है तो क्या कहलाता है, तब ईंट जो है अगर लंबाई की दिशा में रखी हुई होगी तो हमको ये वाला पोर्शन दिखाई देगा आपका, जो जिसका फेस 19 होगा, या आप ये कह सकते हैं 19 सेंटीमीटर या 190 mm। ठीक है, ये दिखाई देगा। और इस पोर्शन को क्या बोलते हैं वो आप जानते होंगे, तो चलिए ऑप्शन में पढ़ते हैं। कोर्स बोलते हैं ए ऑप्शन, बी ऑप्शन स्ट्रेचर, सी ऑप्शन हेडर, डी ऑप्शन फेसिंग। ए ऑप्शन है इसका कोर्स, सी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है आपका स्ट्रेचर, सी ऑप्शन है आपका हेडर, डी ऑप्शन है आपका फेसिंग। तो हेयर द राइट आंसर इज स्ट्रेचर। ठीक है, जो ब्रिक में 19 वाला पोर्शन ये दिखाई देता है, ये क्या पोर्शन होता है आपका, स्ट्रेचर होता है। ठीक है, स्ट्रेचर पोर्शन ये होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईंट बनने हेतु उपयुक्त मिट्टी को धागे के रूप में न्यूनतम व्यास में रोल किया जाता है। क्या होता है, जब हम ईंट बनाता है, जब आपका कुम्हार बनाता है या जो ईंट जो भट्ठे पे बनती है, तो उसकी सॉइल की पहले आपकी टेस्टिंग की जाती है कि आपकी जो ईंट बना रहे हो वह ईंट सही है या नहीं है। तो जब उसकी टेस्टिंग करते हैं तो उस ईंट को रोल किया जाता है। रोल करके हम देखते हैं क्रम्बल हो रही है नहीं हो रही है, कितने में क्रम्बल होनी चाहिए, उसके लिए हम उसका मेजरमेंट लेते हैं। मेजरमेंट कैसे पता चलता है, तो ए ऑप्शन आपका है 1 mm, बी ऑप्शन है आपका 3 mm, सी ऑप्शन है आपका 6 mm, डी ऑप्शन है आपका 10 mm। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका 1 mm, बी ऑप्शन है आपका 3 mm, सी ऑप्शन है आपका 6 mm, डी ऑप्शन है आपका 10 mm। तो हेयर आप क्या करेंगे, जब उसको क्रम्बल करना होगा तो आप 3 mm के धागे बनाएंगे। जब ब्रिक होगी, ब्रिक को एक ऐसा पटला लेंगे और पटला लेके जो ब्रिक सॉइल होगी, कहने का मतलब जो मिट्टी होगी, क्ले होगी, उस क्ले को ऐसे ऐसे इस पर रोल करेंगे पटले पर। और जब ये 3 mm का धागा बन जाएगा तो हम देखेंगे कि उस पर क्रम्बल हो रही है नहीं हो रही है। अगर क्रम्बल नहीं होगी तो वह ब्रिक जो है हमारी सही है। ब्रिक अर्थ सही है। ब्रिक अर्थ को बोलते हैं मिट्टी, इसीलिए मैं बार बार ब्रिक बोल रहा हूँ, वो ब्रिक अर्थ है। ठीक है, ब्रिक अर्थ बोले तो जिससे हम मिट्टी बनाते हैं या जो सॉइल जिससे हम ईंट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वो कितने का धागा होना चाहिए, 3 mm का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छी ईंट के लिए मृदा में मृतिका तथा गाद बोलते हैं सिल्ट को। अच्छी ईंट के लिए मृदा में मृतिका मतलब क्ले तथा गाद सिल्ट की मात्रा कम से कम होनी चाहिए। ए ऑप्शन है आपका 50%, बी ऑप्शन है आपका 40%, सी ऑप्शन है आपका 30%, डी ऑप्शन है आपका 25%। ए ऑप्शन है आपका 50%, बी ऑप्शन है आपका 40%, सी ऑप्शन है आपका 30%, डी ऑप्शन है आपका 25%। तो कितना होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर आपका है 50% जो है वो मात्रा होनी चाहिए एक अच्छी ब्रिक में। फॉर गुड ब्रिक इन अर्थ जो है वो कितनी, जो क्ले है आपकी कितनी होनी चाहिए, क्ले और सिल्ट मिलाकर ये दोनों आपके होने चाहिए 50%। ठीक है, अगर 50% नहीं होगी तो क्या होगा, ब्रिक में बॉन्डिंग नहीं बनेगी, श्रिंकेज पहले ही आने लगेगी, ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी जो आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय मानक के अनुसार ईंटों की लंबाई जांचने के लिए कितनी ईंटों को लिया जाता है। भारतीय मानक मतलब इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ईंटों को लंबाई में जांचने के लिए, ईंटों की लेंथ क्या यूनिफॉर्म है या नहीं है ये देखने के लिए कितनी ईंटों को लिया जाना चाहिए। तो ए ऑप्शन है आपका 10, बी ऑप्शन है आपका 15, सी ऑप्शन है आपका 20, डी ऑप्शन है आपका 25। ए ऑप्शन है आपका 10, बी ऑप्शन है आपका 15, सी ऑप्शन है आपका 20, डी ऑप्शन है आपका 25। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, 20। हम 20 ब्रिक लेकर चेक करेंगे कि इसकी लंबाई सही है सारी ईंटों की या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रॉग शब्द का अर्थ है। फ्रॉग क्या होता है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है फ्रॉग क्या होता है जब मैं ब्रिक पढ़ा रहा था आपको।
आप लोगों को ब्रिक ना समझ में आई हो तो मेरे लेक्चर में जाके देखिएगा, तो आपको वो समझ में आएगा कि फ्रॉग क्या है। तो फ्रॉग क्या होता है, ए ऑप्शन हम पढ़ते हैं, एन ऑपरेटर्स टू लिफ्ट द ब्रिक, एक ऑपरेटर्स हो जो ब्रिक को उठाता है। बी ऑप्शन है सोकिंग ब्रिक इन द वाटर, क्या ब्रिक को पानी में भिगोना आपका फ्रॉग है। नेक्स्ट है ए डिप्रेशन ऑन द फेस ऑफ द ब्रिक, ठीक है, अ डिप्रेशन ऑन द फेस ऑफ द ब्रिक, ब्रिक की फलक पर एक अवनमन या एक गड्ढा, ठीक है। डी ऑप्शन है वर्टिकल ज्वाइंट इन अ ब्रिक, ब्रिक में जो है क्या वर्टिकल ज्वाइंट जो है वो फ्रॉग कहलाता है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका सी ऑप्शन, क्या है, अ डिप्रेशन ऑन द फेस ऑफ द ब्रिक, ठीक है। देखिए कैसे आप देखेंगे उस फेस को, तो मैं आपको ब्रिक बना के दिखाता हूँ। ये आपकी ईंट है, ईंट में देखा होगा यहाँ पर दिल्ला बना होता है इस तरीके से, इसको दिल्ले को हम बोलते हैं फ्रॉग। इसमें मान लीजिए नाम लिखा होता है, मेरा नाम ही लिख लीजिए HIM, हिमांश को हिम कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि पूरा नहीं आ रहा है। तो ये जो इस पर कंपनी का नाम लिखा होता है, और ये किसका काम करता है, ये की का काम करता है, ये जो है ब्रिक के ऊपर ब्रिक जोड़ने का काम करता है, उसकी बॉन्डिंग में सहायक होता है, ठीक है। टूटी हुई बात करते हैं, ईंट का इकाई भार क्या होगा या क्या होता है। ए ऑप्शन है आपका 200 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं 200 इंटू 10 की पावर 3 या 200 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। आप ऑप्शन किसी तरीके से, मैं आपको बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ जिससे किसी को भी ये ना लगे कि बहुत जल्दी में हूँ मैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप लोग बस ऑप्शन सुनते रहिए कान खोलकर और उनको समझते रहिए। पी ऑप्शन है 20 इंटू 10 की पावर 3 या आपका 20 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। सी ऑप्शन है आपका 14.2 इंटू 10 की घात 3 या 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 142 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ऑप्शन सारे आप लोगों ने देख लिए होंगे अब तक। हेयर सी ऑप्शन इज द करेक्ट। जो टूटी हुई ब्रिक होती है उसका इकाई भार जो होता है वो क्या होता है, 14.2 10 की घात 3 या 14.2 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है ईंट उत्पादन की प्रक्रिया में निम्न में से किस ऑपरेशन में पगमिल का उपयोग किया जाता है। पगमिल मशीन मैंने आपको फिगर में दिखाई थी, पगमिल मशीन आपने पढ़ी भी होगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग बोलते हैं मिश्रण को, ठीक है। बी ऑप्शन है आपका बर्निंग, बर्निंग में। सी ऑप्शन है आपका टेम्परिंग, और डी ऑप्शन है आपका अपक्षय या वेदरिंग में। तो किसमें आप यूज करते हैं, ईंट उत्पादन की प्रक्रिया, जब ईंट बनाते हैं तो उसमें पगमिल का निर्माण किसमें किया जाता है, तो पगमिल का निर्माण किया जाता है आपका टेम्परिंग में। पगमिल का निर्माण किसमें करते हैं, टेम्परिंग में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रेत में सामान्यतः नमक होता है, रेत में सामान्यतः नमक होता है यदि वह ... से प्राप्त हो। अब भैया नमक कहाँ होगा, नमक होता है कहाँ, वो आपका ऑप्शन में देखते हैं, अभी आप पता लगा लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए ऑप्शन नाले से, है ना, नाले से मतलब नाले के बेड से, नदी से, रिवर बेड से। सी ऑप्शन समुद्र की तली से, और डी ऑप्शन सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें आपको सही ऑप्शन देखने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक आप छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तो वही बता देगा कि समुद्र की तली में आपका सी बेड्स में क्या होता है, रेत में नमक होता है। इसीलिए जब आप लोग सिविल इंजीनियरिंग अब नहीं पढ़ रहे हैं, बट सिविल इंजीनियरिंग में कहा जाता है जो सी की जो आपकी सैंड होती है वो कंस्ट्रक्शन के लिए अनइम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईंट का आकार गर्म ईंट पर बारिश के पानी के कारण विकृत हो जाता है, यह विकृति कहलाती है। देखिए जब गर्म ईंट होती है एकदम निकली हुई और एकदम से बारिश पड़ जाए, है ना, तो एकदम गर्म चीज पे ठंडी चीज पड़ जाए तो क्या होता है, वो
विकृति क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है चप्स, सी ऑप्शन है नोडल्स, बी ऑप्शन है ब्लोटिंग और सी ऑप्शन है आपका लेमिनेशन। ठीक है, परतबंदी। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन है आपका चप्स, सी ऑप्शन है आपका नोडल्स, बी ऑप्शन है आपका ब्लोटिंग और डी ऑप्शन है आपका लेमिनेशन। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका चप्स ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चप्स हो जाता है जिसमें आपका ब्रिक जो है वो ब्रिक के ऊपर ऐसे जब ब्रिक होती है, हमारी ईंट होती है और जब उस पर बूंदे पड़ती हैं तो कहीं कहीं पे गड्ढे और कहीं कहीं ब्रिक में हल्का हल्का उभार सा आ जाता है, इसको बोलते हैं चप्स। नेक्स्ट है आपका खोखली ईंट का उपयोग प्रयोग के उद्देश्य से होता है। खोखली ईंट का प्रयोग के उद्देश्य से होता है। खोखली ईंट का प्रयोग के उद्देश्य से होता है। ए ऑप्शन आपका पढ़ते हैं। ए ऑप्शन है आपका रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। बी ऑप्शन है आपका प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट। नेक्स्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन आपका इंक्रीजिंग द बियरिंग एरिया। डी ऑप्शन है आपका ऑर्नामेंटल लुक या साज सज्जा। तो देखिए ये क्या होता है, ये आपका मान लीजिए कोई दीवार है, ठीक है, इधर भी आपकी एक दीवार है मान लीजिए, और ये आपकी यहाँ पर छत पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल ये छत पड़ी हुई है और यहाँ पर ये दीवार है इस तरीके से और इसी तरीके से ये दीवार है, बट इसमें भी स्पेस है। इतना समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पर मेरा जो है वो सूरज है, मेरा या आपका सभी का, भाई सूरज सभी का है, किसी एक अकेले का नहीं है, और सन की रेज इस पर आपकी आके पड़ रही है। ठीक है, अब बताइए ये जो आउटर वाली सरफेस है, खोखली ईंट है, मान लीजिए हमने खोखली वाल बता रहा हूं, मैं खोखली ईंट की तरह हुए वाल बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां पर जब सन की लाइट पड़ रही तो यहां इफेक्ट होगा, यहां तो नहीं होगा। तो उसी तरीके से जब खोखली ईंट होती है तो उसमें भी हीट एक सरफेस से दूसरे सरफेस में ट्रांसफर नहीं हो पाती है। इतना समझ में आया? तो इसीलिए किसमें यूज करते हैं? प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन आपको समझाते हुए चलता हूं। जिन क्वेश्चन को वन लाइनर हैं, सिर्फ समझाने के नहीं, याद करने की जरूरत है, तो उनको भैया आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो डाटा होता है किताबी डाटा में, तो उसको समझाने की जरूरत ही नहीं होती, वो याद ही करना पड़ेगा, मेमोराइज ही करना पड़ेगा। हस्त निर्मित ईंट की औसत संदलन तथा तनन सामर्थ्य का मान किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है। हस्त निर्मित मतलब हैंडमेड ब्रिक का औसत संदलन तथा तनन सामर्थ्य का मान होता है। यहाँ पर आपका औसत संदलन भी पूछा है और आपका तनन सामर्थ्य भी पूछा है। तो एवरेज संदलन कितना है? आपका ए ऑप्शन है 6000 एंड 2000, बी ऑप्शन है 5000 एंड 1000, सी ऑप्शन है आपका 5500 एंड 1500, डी ऑप्शन है आपका 65,000, ये सॉरी यहाँ पर 55,000 है और यहाँ पर 2500 है। ठीक है, एक बार ऑप्शन फिर से पढ़ देते हैं। ए ऑप्शन है आपका 60,000 एंड 2000, बी ऑप्शन है आपका 50,000 एंड 1000, सी ऑप्शन है आपका 55,000 एंड 1500, डी ऑप्शन है आपका 65,000 एंड 2500। ये सब किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में डाटा है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो आपका ऑप्शन है वो आपका होगा संदलन का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हैंडमेड ब्रिक का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर सेकंड क्लास ब्रिक है, अगर सेकंड क्लास ब्रिक है, अगर सेकंड क्लास ब्रिक है तो पकी हुई ईंट भारतीय ईंटों की अधिकतम जल अवशोषण क्षमता का मान क्या होगा? यहां पर ये सेकंड कर लीजिएगा, ये सेकंड है। ठीक है, सेकंड, क्योंकि टाइपिंग कभी कभी मिस्टेक हो जाती है लिखने में। सेकंड क्लास जो ब्रिक है, सेकंड सीरीज की ब्रिक है, सेकंड श्रेणी की ब्रिक है, वह पकी हुई अगर ईंट है तो भारतीय ईंटों की अधिकतम जो है जल अवशोषण क्षमता का मान होता है 10%। ये सब डाटा परसेंट में है। ठीक है, 10%, 12%, 15% या आपका 20%। पहला ऑप्शन है 10%, बी ऑप्शन है 12.5%, सी ऑप्शन है 15%, डी ऑप्शन है आपका 20%। तो आपका क्या होगा, इसमें सही आंसर आपका होगा 15%। ठीक है, ओके।
एक करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पर जो यूनिट है ये आपका किलो न्यूटन नहीं कीजिएगा, न्यूटन कर लीजिएगा, इसीलिए ये आंसर आपका ये सही होगा। ठीक है, अगर किलो न्यूटन है तो कोई दिक्कत नहीं है, किलो न्यूटन में यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, 60 कर लीजिएगा। ठीक है, इतना यूनिट कन्वर्जन तो हम सभी को आता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, जल किसी कच्ची ईंट के 700 से 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है। जब किसी कच्ची ईंट को 700 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है तो ईंट के अवयवों का क्या होता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए जब ये कच्ची ईंट हमारे पास रखी है, अब इस ईंट को हम कहाँ ले जा रहे हैं, आपका क्लीन में है ना, भट्ठे में ले जाकर हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं 700 से 1000 डिग्री तक। क्या करेंगे, चेंज होगा। कौन सा चेंज होगा, आइए ऑप्शन में देखते हैं। ए ऑप्शन फिजिकल चेंज, बी ऑप्शन केमिकल चेंज, सी ऑप्शन डिहाइड्रेशन और डी ऑप्शन कलरिंग ऑफ ब्रिक। तो देखिए इसमें होता क्या है, बहुत कुछ होता है। आप जब सारे ऑप्शन देखेंगे तो लगेगा सब कुछ चेंज हो रहा है, नहीं, इसमें आपका केमिकल चेंजिंग हो रही है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसके अंदर जो अवयव हैं वो केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और केमिकल रिएक्शंस से बहुत सारे चेंज जो है वो हो रहे हैं। तो हेयर इज द राइट आंसर इज केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टोन चिप्स, स्टोन के टुकड़े या ब्रोकन ब्रिक्स को यह भी कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज स्क्रैप, बी ऑप्शन इज वेस्ट, सी ऑप्शन इज डस्ट और डी ऑप्शन इज स्पेल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज स्क्रैप, बी ऑप्शन इज वेस्ट, सी ऑप्शन इज डस्ट, डी ऑप्शन इज स्पेल। तो हेयर इज द राइट आंसर इज स्पेल। स्पेल कहते हैं ब्रिक के छोटे छोटे टुकड़ों को या पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को, और पत्थर का जो पाउडर होता है उसको क्या बोलते हैं, डस्ट बोलते हैं। और जब कोई लोहे का वेस्ट होता है तो उसको स्क्रैप बोला जाता है, या बिल्डिंग का वेस्ट होता है स्क्रैप बोलते हैं, जिसकी पैसा हो जिसमें, और इसीलिए उसकी जो कीमत होती है उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। और वेस्ट तो आप लोग जानते होंगे, जो कूड़ा कबाड़ा होता है वो आपको वेस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ईंटें इस तापमान के परास पर जलाई जाती हैं या इस रेंज पर जलाई जाती हैं। मतलब ईंट कितने टेम्परेचर पर जलाई जाती है नॉर्मली। ठीक है, 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड, द ऑप्शन इज 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन इज 700 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड यस डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन इज 900 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन है 1200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस। तो हेयर द राइट आंसर इज 900 टू 1200 डिग्री सेल्सियस, 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सामान्यतः ईंट चिनाई का अनुज्ञेय संपीड़न बल कितना होता है। सामान्यतः ईंट चिनाई का अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल कितना होता है। संपीड़न प्रतिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, अनुज्ञेय परमिसिबल। मैंने सबको आपको हिंदी इंग्लिश में सब चीज़ें बता रहा हूं जिससे किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन ना हो। सामान्यतः जनरली जो है, जो चिनाई वाली ईंट होती है या मेसोनरी ब्रिक होती है, उसकी परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, यह क्वेश्चन पूछा है। तो 1 to 2 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, 2 to 3.5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर mm। नेक्स्ट है 4 to 6.5 न्यूटन पर स्क्वायर mm। ठीक है, यहाँ mm कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं 1 से 2 न्यूटन पर स्क्वायर mm। दूसरा ऑप्शन है 2 से 3.5 न्यूटन पर स्क्वायर mm। सी ऑप्शन है आपका 4 से 6.5 न्यूटन पर स्क्वायर mm। डी ऑप्शन है 7 से 9.5 न्यूटन पर स्क्वायर mm। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही है। इसमें आपका सही है 2 से 3.5 न्यूटन पर स्क्वायर mm। ध्यान रखिएगा, कभी कभी सिर्फ आपको आंसर में क्या लिखे को आएगा, 3.5 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो आप ये लिख दीजिएगा, यही आंसर आपको सही कर दीजिएगा और आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अग्निरोधी मिट्टी में पत्थर तथा पिसे हुए मिट्टी
मिलाकर बनाई हुई सामग्री क्या कहलाती है? अग्निरोधक मिट्टी में पत्थर और पिसे हुए मिट्टी मिलाकर बनाई हुई सामग्री क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है टाइल्स, बी ऑप्शन है टेराकोटा, सी ऑप्शन है पोर्सलिन, डी ऑप्शन है आपका स्टोनवेयर्स। ए ऑप्शन है आपका टाइल्स, बी ऑप्शन है आपका टेराकोटा, सी ऑप्शन है आपका पोर्सलिन, डी ऑप्शन है आपका स्टोनवेयर्स। तो इसमें राइट आंसर इज द स्टोनवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईंट की क्षय के या डिके के लिए किसकी अधिकता जिम्मेदार है? ए ऑप्शन है आपका मैग्नीशिया, बी ऑप्शन है आपका एल्यूमिना, सी ऑप्शन है आपका लाइम, डी ऑप्शन है आपका सिलिका। तो ईंट के क्षय बोले तो ईंट का डिके के लिए कौन किसकी अधिकता जिम्मेदार है? तो ईंट के डिके के लिए मैग्नीशिया की अधिकता जो है वो जिम्मेदार है। तो हेयर राइट आंसर इज द मैग्नीशिया। मैग्नीशिया इज द राइट आंसर। मैग्नीशिया के कारण ईंट का क्या होने लगता है? क्षरण होने लगता है, ईंट क्षय होने लगती है। नेक्स्ट है आपका, ईंट का सामर्थ्य आधारित वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? मतलब ईंट का यह कोड पूछ रहा है, ईंट का यह कोड पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन है आपका IS 3101, बी ऑप्शन है IS 3102, सी ऑप्शन है IS 3495, डी ऑप्शन है आपका IS 3496। ए ऑप्शन है आपका IS 3101, बी ऑप्शन है IS 3102, सी ऑप्शन है IS 3495, डी ऑप्शन है आपका 3496। तो हेयर द राइट आंसर इज 3102 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जो ईंट वजन में हल्की होती है, ऊष्मा का संचरण ध्वनि नमी कम करती है, मतलब ऊष्मा का संचरण जो ध्वनि है और नमी दोनों कम करती है, उसे क्या कहते हैं? तो उस ईंट को आपको क्या कहेंगे जो ऊष्मा का संचरण और नमी दोनों को कम करेगी? तो उसके ऑप्शन पढ़ते हैं, होलो ब्रिक, बी ऑप्शन कैविटी ब्रिक, सी ऑप्शन सेलुलर ब्रिक और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो पहला है होलो ब्रिक मतलब खोखली ईंट, बी ऑप्शन कैविटी ब्रिक जिसमें गड्ढा हो वो ब्रिक, तीसरा ऑप्शन है सेलुलर ब्रिक या कोशिकीय ईंट और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कौन कौन सी ईंट ऊष्मा को रोकेंगी। भाई होलो ब्रिक है तब भी रोकेगी, अगर उसमें गड्ढा है तब भी रोकेगी, कोशिकी ब्रिक भी रोकेगी, कैविटी ब्रिक भी रोकेगी और कोशिकी है अगर कोशिका में संरचना है तब भी वह उसको रोकेगी। तो हेयर द डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भवन में टेराकोटा का उपयोग किया जाता है। भवन में टेराकोटा का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज इंसुलेशन, बी ऑप्शन इज ऑर्नामेंटल वर्क्स या साज सज्जा है ना अलंकरण, सी ऑप्शन इज सीवेज लाइन, डी ऑप्शन इज सैनिटरी सर्विस। ए ऑप्शन इज इंसुलेशन, बी ऑप्शन इज ऑर्नामेंटल वर्क, सी ऑप्शन इज सीवेज लाइन, डी ऑप्शन इज सैनिटरी सर्विस। देखिए सीवेज लाइन है आपका जो सीवर लाइन पड़ी होती है जिसमें से आपकी गंदगी जो है सीवेज बाहर निकलता है, और सैनिटरी मतलब है स्वच्छता। ठीक है, तो किसमें यूज करते हैं? तो हेयर बी ऑप्शन इज करेक्ट। टेराकोटा का यूज ऑर्नामेंटल वर्क्स में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इसका बहुत सारा काम होता है। दीपावली पे इसकी मूर्तियां भी बनाई जाती हैं और बहुत सारे काम यह लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ईंट का मानक भार होता है। ए ऑप्शन इज 1200 जी, बी ऑप्शन इज 1500 जी, सी ऑप्शन इज 2050 जी और डी ऑप्शन इज 3000 जी। हियर जी मतलब ग्राम। ठीक है, ये आपका जी मतलब आपका ग्राम। ठीक है, तो ईंट का मानक भार कितना होता है? 1200 ग्राम ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 1500 ग्राम, सी ऑप्शन 2050 ग्राम, डी ऑप्शन 3000 ग्राम। ठीक है, तो हेयर द राइट आंसर इज 3000 ग्राम। ठीक है, तो आज का आपका जो ब्रिक का पोर्शन है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको चाहे सीमेंट लेके आऊँगा या आपके लिए स्टोन लेके आऊँगा। एक टॉपिक के फिर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आऊँगा। इनमें से कुछ ना कुछ आपके क्वेश्चन जो हैं वो सेमेस्टर एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि यह लेक्चर आप लोग देखिए और अपने साथियों को भी लाइए और उनसे कहिए कि ये लेक्चर देखें जिनसे उनको भी अच्छे मार्क्स मिल जाएं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग, थैंक यू।